हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। पिछली क्लास में अब हम लोग जो है केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और केमिस्ट्री का पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट करा है और वो है एटम। हम लोग ने पिछली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है दिया था केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है जो हमारे केमिकल से जो रिलेट करती है या डील करती है उसको हम लोग केमिस्ट्री वर्ड केमी से शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है क्या, ब्लैक सब्सटेंस। ये इजिप्ट से शब्द लिया गया है। मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फाउंडर हैं या डिस्कवरर हैं या कुछ भी कह सकते हो, वो है कौन, लवेसियर। ठीक है, लवेसियर जो है वो उसके जनक हैं। ठीक, आगे हम लोग ने देखा कि केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली पढ़ने के लिए दो पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने देखे थे। उसके बाद में फिर हम लोग ने बहुत ही अच्छा चैप्टर और पहला चैप्टर और बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया है। लेकिन बेसिक जरूर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, इस वजह से हम लोग ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे और उसके बाद में जब फ्लो बन जाएगा फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। ठीक है, चलो। तो हम लोग ने एटम स्टार्ट किया और एटम देखो, जैसे मैंने बताया कि आपको कि पूरी दुनिया में जो भी खोज हो रही है साइंस से रिलेटेड, बेसिकली वो कोई ना कोई जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, किसी के द्वारा किए जाते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो एक साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट जॉन डाल्टन साहब, उन्होंने जो है इसकी खोज करी एटम की। इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में जितना भी कोई भी मैटर है, उस मैटर का जो है, मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो काहे का बना होता है, वो बना होता है तुम्हारा एटम का। ठीक है, जिस प्रकार से बायो में मैंने बताया पूरे के पूरे शरीर, पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो काहे से बना है, एक सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, उसकी सेल होती है, कोशिका होती है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में मैटर कोई भी चीज बना है, तो मैटर कोई भी चीज है तो वो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एटम। उन्होंने कहा एटम बना होता है, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया कि साहब कुछ एटम नाम की चीज होती है जो कि सबसे छोटी है। ठीक, समय बीता, कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा साहब आपकी बात जो है पूरी पूरी सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने ये बोला कि एटम आपने खोज किया है और आपने कहा है कि साहब ये सबसे छोटी है। नहीं, एटम खोजा है अच्छी बात है, लेकिन क्या है, एटम की सबसे छोटी इकाई सिर्फ पूरी दुनिया की मैटर की सबसे छोटी इकाई एटम ही नहीं होती है। एटम के अंदर कुछ और भी होता है। ठीक है, एटम के अंदर क्या है, कुछ और भी है। वो चीज क्या है, तो इन तीन साइंटिस्ट आए और अपने अपने समय में मैंने बताया था तीनों साइंटिस्ट क्या था, एक दूसरे के जो है स्टूडेंट और टीचर थे, इस प्रकार से थे। ठीक, टीचर ने क्या हुआ, दूसरे को पढ़ाया, वो बन गया टीचर, उसने भी कुछ करी, फिर उसने तीसरे को पढ़ाया, तीसरे वो भी स्टूडेंट था, उसके बाद में उसने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपनी डिस्कवरी दिया। ठीक, इसी प्रकार से क्या हुआ कि एटम, ये जो एटम है मान लो, ठीक है, ये एटम है, क्या है, ये एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस। ठीक, तो इन्होंने बताया क्या कि एटम जो होता है, जो हमारे डाल्टन साहब थे उन्होंने बताया कि साहब एक क्या होता है, एटम होता है और एक न्यूक्लियस होता है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि जो एटम है और न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस, तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन, एटम को क्या हुआ, जब दूसरे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया, ऐसे मैं समझ रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, एटम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज किसने करी, ये किया जे थॉमसन ने। किसने किया, जे थॉमसन ने किया। ठीक, न्यूक्लियस जो है इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने करी। ठीक है, किसने करी है, रदरफोर्ड ने करी है। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे बताया कि एटम जो है, ये एटम क्या है, एटम के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस को फर्दर डिवाइड करके फिर उन्होंने बताया कि इसके अंदर प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन भी किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया है, रदरफोर्ड ने बताया है। और न्यूक्लियस जो है, उसका जो न्यूट्रॉन है, तो इसको किसने बताया, चैडविक ने बताया। ठीक है, चैडविक ने बताया। ठीक, कुल हम लोग ने लगभग इतना पढ़ा था। उसके बाद में थोड़ी और चीजें पढ़ी थी, ये चैडविक साहब ने बताया। तो अब इसके बाद में हम लोग ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कुछ चार्ज होता है।
ठीक है, इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा और इसका कुछ मास होगा, ठीक। तो हम लोग ने एक एक करके हम लोग ने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग ने देखा था, ठीक, कि इनके अंदर चार्ज कौन कौन से क्या चार्ज होता है, ठीक है, और इनका मास क्या होता है। तो हम लोग ने देखा था क्या, हम लोग ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से अगर चार्ज की अगर बात करें तो इसका होता है -1.6 into 10 to the power -19 कूलॉम, ठीक। इसका चार्ज और इसका चार्ज बस खाली पॉजिटिव का अंतर है, यही हो जाएगा, ठीक। न्यूट्रॉन जो होता है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। अब हम बात करें इसके अगर मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान होता है 1. इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये सबसे ज्यादा होता है, इसका होता है करीब 9.11 into 10 to the power -31, ठीक, -31, ठीक। और ये जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका होता है 1.67 into 10 to the power -27 होता है दोनों का। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ये बिल्कुल बराबर है, ठीक। मास जो है इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है। इतनी बातें हम लोग ने पिछली क्लास में करी थी, ठीक। अब हम लोग जो है थोड़ा सा मैंने रिकॉल किया है आपको, सारी बातें रिकॉल करने के माध्यम से आपको क्लियर हो गया, आपको जो है फ्लो बन गया है कि हाँ एटम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से इसको देखते हैं कि आगे क्या है, कैसे है, और बहुत अच्छे से हम लोग एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है। चाहे जो आज मैंने रिपीट क्यों किया है उसका दो कारण है, एक तो पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं और दूसरी बात फ्लो बन गया, ठीक है। चलो अब देखो हुआ क्या, देखो अब जो एटम होता है ना, अब बहुत आराम से समझो, ठीक है। देखो एटम जो होता है, आपने देखा होगा जैसे एटम है, तो एटम में आपने देखा होगा कि कुछ जैसे मान लो कुछ भी ले लो, जैसे मान लो लिथियम है, ठीक है, तो आपने ऐसे देखा होगा यहाँ पर 3 लिखा होता है, ठीक है, यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ 7 लिखा होगा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो ये सब कुछ और नहीं है, जो ये प्रोटॉन है ना, जो न्यूट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, बस इन्हीं का खेल है, ठीक। जो पहली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था बस उसी का सब कुछ खेल है। इसी वजह से ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका बार बार इसका खेल जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो, तो हम लोग ने देखा कि जो लिथियम होता है, इसके नीचे 3 होता है और ऊपर जो है 7 लिखा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका कुछ और मतलब नहीं, आप ऐसे समझो, इसका बेस समझो। बेस क्या होता है? जैसे इसको लिखते हैं कैसे, ऐसे, ठीक है, इसको x के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नीचे z, नीचे लिखे क्या 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 लिखेंगे, z लिखेंगे, और ऊपर क्या लिखते हैं a, ठीक है। अब ये z क्या है? z क्या होता है? z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ क्या होगा? प्रोटॉन। बहुत ध्यान से बेटा समझना, ठीक है। अब समझ लो आज की क्लास स्टार्ट हो गई, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये चीज तुमको समझ में आ गई ना, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जेड क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, मतलब इसको हम लोग कहते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक, दोनों बोलते हैं, चाहे मास नंबर बोलो या एटॉमिक मास बोलो। क्लियर है? इसको हम लोग एटॉमिक मास। अब भला ये क्या है? ठीक, देखो ये एटॉमिक नंबर है। देखो कोई भी, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, जब आप स्कूल में पढ़े या यूनिवर्सिटी में पढ़े या कहीं भी पढ़े, ठीक, आप भी आज भी आप एग्जाम देते हो, तो क्या होता है देखो उसमें क्या होता है कि जब मान लो क्लास आपने क्लास पढ़ी थी, मान लो क्लास 7th में थे आप, तो आपके क्लास में मान लो 100 बच्चा था, ठीक। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कौन से बच्चे हो उस क्लास में? आपके रोल नंबर्स होते थे, ठीक, एक सर्टेन रोल नंबर आपका होता था, ठीक। जैसे मान लो 100 बच्चे थे, आपका नाम है मान लो रोहन। क्या नाम है? आपका नाम है रोहन, ठीक। तो पता चला आपका रोल नंबर जो है कितना है? मान लो 68 है,
ठीक, तो 68 रोल नंबर आपको एक निर्धारित दे दिया गया है कि हाँ 68 रोल नंबर वाला बंदा कौन है क्लास 7th में, वो है रोहन। ठीक, तो 67 अगर बोलेंगे तो रोहन नहीं होगा, रोहन के अलावा कोई भी और नंबर, कोई और भी जो है नाम हो सकता है, मान लो रोहित हो, है रोहित हो सकता है या राम हो सकता है, ठीक है राम हो सकता है। ठीक, तो मतलब क्या है कि 67 मतलब राम, 68 माने रोहन। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स को जो है एक पर्टिकुलर नाम देने के लिए उसको क्या किया गया है, उसको एक एटॉमिक नंबर, एटम से रिलेटेड है इसी वजह से एटॉमिक बोला, और नंबर माने क्या, उसकी एक पहचान है। क्लियर है, उसकी एक पहचान है। अच्छा अब देखो पहचान भी देखो क्या है, पहचान भी यूं नहीं कि कुछ भी नंबर मतलब दे दिया, ऐसा नहीं है। पहचान उसके गुणों के आधार पर है। जैसे जैसे पहले होता था ना, पहले होता था भाई बहुत ज्यादा, मान लो कोई लड़का है, ठीक, उसको आदमी देखो ना, बहुत लोग कहते हैं ना बहुत ज्यादा कालू है, वो काला है, कलुआ कलुआ बोल रहे हैं उसको, है कलुआ बोल रहे हैं उसको। ठीक, या कोई मान लो बहुत ज्यादा मतलब गंदा है, नहाता होता नहीं, ठीक, तो उसको कोढ़ी बोल रहे हैं। तो अपने अपने प्रकार से अपने उनके गुणों के हिसाब से उनको नाम रख देते हैं। उसी प्रकार से क्या है यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनके गुणों के आधार पर, कौन से गुण, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या होगा, उस एलिमेंट में कितने, उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है, उस एटम में कितने प्रोटॉन है, वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। समझ में आया, वही इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप समझ लो। देखो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। क्लियर है, समझ में आए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को मान लो P लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान लो E लिख दिया, समझ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने E लिख दिया, और Z माने क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर। ठीक, इसका मतलब क्या है, हम चाहे P बोले, चाहे हम E बोले, चाहे हम Z बोले, मतलब हम एक बात ये भी तो कह सकते हैं एटॉमिक नंबर बराबर चाहे P चाहे E चाहे Z। समझ में आया। ठीक, लेकिन अगर भाई कहने तो उसको भाई इंसान के कई नाम हो सकते हैं, लेकिन उसका असली नाम क्या होगा, जो उसके डॉक्यूमेंट्स में चढ़ा है, जो भारत सरकार में या राज्य के सरकार में जो उसको प्रमाण पत्र दिए गए हैं, उसके आधार जो उसकी मार्कशीट में लिखा हुआ है। समझ में आया। ठीक, तो उस प्रकार से देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल तो सकते हैं, ई भी जेड भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। क्लियर है, पक्का। चलो अब दूसरी आओ, अब आओ मास नंबर या एटॉमिक मास। अब ये मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, ये मिटा देते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और एटॉमिक मास के अंदर भाई देखो ये क्या है, ये एटम है। ठीक, और हमने बताया था कि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यही तो है, यही तो है एक प्रकार से देखा जाए तो। एटॉमिक मास क्या है, उसका कोर का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान किससे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों की वैल्यू जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या, मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, जैसे अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग ने अभी बताया, अभी लिखा लिथियम कुछ इस प्रकार से था, 3 और 7 ऐसे कुछ था ना। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें लिथियम में क्या है, अब देखो ये मैंने क्या बताया, ये क्या है, जेड है, जेड, और जेड माने क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई ना, पक्का। ठीक, अब देखो ये 7 क्या है, 7 क्या है, 7 है तुम्हारा ए, 7 क्या है, ए माने एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास बोले तो क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, तो जब हमको मालूम ही है प्रोटॉन कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 की अगर वैल्यू लिखोगे तो n के बराबर क्या हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4।
समझ रहे हो? अब देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो मालूम ही है, मतलब इस ये जो वैल्यू होती है एटॉमिक मास, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके बनती है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। यहाँ पर कैसा न्यूमेरिकल कि बताओ इसमें जो है इसमें बताओ लिथियम है, लिथियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होंगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आया? पक्का क्लियर है? अब कोई डाउट नहीं, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं ताकि आप कोई भी चीज आप मिस ना कर पाओ। क्लियर है? चलो, अब ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर वाली चीज, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक, ये हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखो क्या है, अब हम अगर इसके आगे बात करें, ठीक है, इसके आगे बात करें। अब देखो एटॉमिक, जैसे एटम की खोज हुई, ठीक है, एटम की जब खोज हुई तो मैंने बताया सबसे पहले तो जॉन डाल्टन ने किया। उसके बाद में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी कथा बताई कि भाई साहब प्रोटॉन, हम भैया बता रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं होता है, एटम ही नहीं होता है, एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक, एटम में न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक, एटम में जो है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, सब अपनी अपनी बातें अपना बता के चले गए। अब क्या हुआ कि साहब कुछ और साइंटिस्ट आए, ठीक, देखो खोज होती ही रहती, ठीक है, जब तक नई खोज ना हो जाए, जब तक नई खोज ना हो जाए तब तक पुरानी चलती है, और नई खोज हो जाती है तो नई शुरुआत हो जाती है, यही साइंस का रूल है। ठीक है, चलो अब देखो क्या हुआ भाई, बिल्कुल ऐसे समझो बिल्कुल आज की भाषा में, जैसे आप गाड़ियां देख रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो बजाज की गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं, ठीक, आपने देखा सबसे पहले पल्सर आई, ठीक, जो पल्सर आई तो पल्सर पहले देखो कैसे बिल्कुल अलग गाड़ी आई थी। अगर आपको याद होगा तो जो सबसे पहली जो पल्सर निकली थी तो बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल छा गई थी, ठीक है, क्योंकि अलग, और पल्सर मतलब जिस आदमी के पास पल्सर होती थी तो बड़ा, मतलब बहुत बड़ा आदमी माना जाता था कि हाँ पल्सर, भाई पल्सर लिया जा रहा है, क्योंकि उस समय जो है गाड़ियाँ उड़ियाँ उतना नहीं होती थी, ठीक है, आदमी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ यूज़ नहीं करता था, ठीक, और होती थी तो छोटी मोटी, या स्कूटर है उसके पास, ये सब करके, तो पल्सर बाइक के रूप में जो है बहुत बढ़िया गाड़ी, ठीक। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और क्या एडवांसमेंट हुआ, फिर उसके बाद में 2000 जब 11 मॉडल आया, ठीक, तो जब 11 मॉडल जो अभी चल रहा है वो लगभग 2011 मॉडल के ही फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। तो 2011 जब मॉडल आया तो बिल्कुल अलग चेंज हो गया, बिल्कुल उसमें डिजिटल मीटर और सारी चीजें इसमें आ गई। तो क्या हुआ, जब तक 2011 मॉडल नहीं आया था तब तक वही मॉडल चल रहा था। अब क्या होगा, साइंटिस्ट जैसे ही फिर आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसा नहीं, कुछ इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए, तो जैसे क्या हुआ फिर दूसरा मॉडल आ गया, ठीक। तो ऐसे ऐसे करते जब तक जो है, अब जैसे मान लो यही एटम है, मान लो एटम है, या मान लो कुछ भी मार्कर, मान लो ये, ठीक, अभी इतना बड़ा मोटा मार्कर है, उसके बाद में क्या हुआ, आप देखो इसी में मार्कर में भी देख लो, अभी तक क्या होता था, हम लोग जो है इसको मार्कर से पढ़ाते थे व्हाइट बोर्ड पर, ठीक। अब क्या हुआ, अब देखो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको और खोज करी कि भाई और कैसे बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं, भाई इसमें क्या है, बार बार लिखो, बार बार मिटाओ, बार बार लिखो, बार बार मिटाओ, ठीक। अब क्या हुआ कि साहब डिजिटल बोर्ड आ गए, क्या आ गए, डिजिटल बोर्ड, मतलब टेंशन नहीं, इंक विंक डालने का कोई टेंशन नहीं, ठीक, मतलब आराम से लिखो, ऐसे हाथ से कर दो, बिल्कुल हाथ से ऐसे मिट जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा डिजिटल बोर्ड, समझ लो। तो बहुत, तो यही क्या है, एडवांसमेंट है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, जब ये तीनों साइंटिस्ट की अपनी खोज हो गई, उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर थोड़े देर समय बाद फिर क्या हुआ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि बहुत से साइंटिस्ट फिर आए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि साहब जो एटम है ना, ठीक है, एटम जो है कई प्रकार का जो होता है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे ही एटम नहीं होता, एटम जो होता है इसके अंदर जो है कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बना होता है, ये नहीं कि कहीं भी प्रोटॉन होंगे कहीं भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो इसमें बेसिकली जो है 3 स्ट्रक्चर होते हैं, या होते हैं 4, लेकिन हम लोग जो है जो एग्जाम में बेसिकली जो पूछे जाते हैं वो 3 ही पूछे जाते हैं, तो वही 3 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर, इसमें 4 स्ट्रक्चर हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया उन्होंने थॉमसन साहब ने, ठीक, कौन थॉमसन साहब, वही इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन साहब, ठीक। तो थॉमसन साहब ने जो है पहला स्ट्रक्चर दिया, और बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, थॉमसन, तो थॉमसन का जो मॉडल था, ठीक, एटम को समझाने का जो मॉडल था, इन्होंने एक मॉडल लिया, ठीक, मॉडल माने क्या होता है, मॉडल माने एक, जैसे वो साइंस में नहीं इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप माने होता है कि आप
कोई भी चीज, कहते हैं ना कोई चीज की प्रोटोटाइप पहले बनाई जाती है। प्रोटोटाइप मानी होता है, जैसे मान लो कार बन रही है, तो कार जब नई कार कोई बनाई जाती है, जब नया उसका जो है अपडेट वर्जन करा जाता है, तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप माने क्या, एक डमी सा छोटा सा बनाया जाएगा, उसमें दिखाएगा कि ये कार है, इस तरीके का इसका लुक होगा, ये है, ये इसमें टेक्नोलॉजी होगी, ये सारी मतलब छोटी चीज बनाई जाती है। ठीक, अब वही चीज प्रेजेंट करी जाती है, प्रेजेंटेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बाकी उसके बाद में जब सही होता है तो अप्रूवल मिलता है, उसके बाद में फिर प्रोडक्शन होते हैं। समझ में? उसी प्रकार से इन्होंने अपना तरीका बताया। इन्होंने कहा साहब कि एटम जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, तो इन्होंने अपना मॉडल पेश किया। कैसा मॉडल पेश किया? कौन पेश कर रहा है? थॉमसन साहब ने। ठीक है, थॉमसन साहब। तो थॉमसन मॉडल कहा जाता है इसको। ठीक है, थॉमसन मॉडल कहा जाता है। अच्छा, इसको जो है, अच्छा बहुत ध्यान से समझना, पहले समझ लो उसके बाद में फिर लिखते हैं। ठीक है, तो थॉमसन साहब ने कहा कि साहब एटम जो होता है ना, ये तरबूज की तरह होता है। ठीक, कैसा होता है? तरबूज की तरह। इन्होंने तरबूज को अपना मॉडल बनाया और इन्होंने बोला कि साहब देखो, जैसे ये तरबूज है मान लो, ठीक है, ये तरबूज है। ठीक, तरबूज जो है उसके अंदर जो काले काले बीज होंगे, उसके अंदर क्या होगा? काले काले जो ये है, ये बीज है। ये क्या है? ये तरबूज क्या है? ये तरबूज इज ए टाइप ऑफ एटम। ठीक, तरबूज क्या है? एक एटम है। लेकिन इसके अंदर जो काले काले जो बीज हैं, ये क्या है? ये है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इसके अंदर जो ये वाला है, ये जो रेड पार्ट वाला है जो हम लोग खाते हैं, तो ये जो रेड पार्ट है, तो ये क्या है? प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। समझ में? ये प्रोटॉन होते हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन होते हैं। और जो काले वाले बीज हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा कि साहब जो है हमारा मॉडल जो है कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं ही मॉडल दे रहा हूं, और इन्होंने बताया कि साहब जैसे आप तरबूज खाते हो, तो तरबूज के जो बीज होते हैं, वो बीज क्या है? बीज है इलेक्ट्रॉन। और जो लाल वाला पार्ट जो होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, वो क्या है? इज अ टाइप ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो इसका मतलब इन्होंने ये चीज दिया। ठीक, लेकिन क्या हुआ? अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी थ्योरी आती है, कोई भी स्ट्रक्चर आता है, कोई भी फाइंडिंग आती है, तो क्या होता है? थोड़े दिन चलती है, लेकिन क्या है, कब तक चलती है? जब तक कोई नया बंदा ना आ जाए। नए बंदे आए, ठीक, नए बंदे आया, कौन कौन बंदा आया नया? ठीक, वही कौन? प्रोटॉन को खोज करता। कौन थी प्रोटॉन की खोज करता? कौन थे? रदरफोर्ड साहब। ठीक, तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि नहीं साहब, आप जो है थॉमसन साहब, आप जो है बात पूरी क्लियर नहीं कर रहे हो। ठीक है, हाँ, आपने तरबूज का नाम लिया, बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो है, आप ये बताओ, आपसे पहले मैं कर चुका हूं और मैंने आपको बताया है कि साहब ये एटम है, ये एटम है। और मैंने बताया है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कौन बताया था? मैंने ही तो बताया था। न्यूक्लियस कौन बताया था? मैंने बताया था। ठीक, और मैंने ये भी बताया था कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो प्रोटॉन भी तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही, सॉरी न्यूट्रॉन। ठीक, और क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो इस वजह से क्या हुआ? थॉमसन साहब की जो थ्योरी थी, थॉमसन साहब की जो मॉडल था, उसके अंदर न्यूट्रॉन की कमी होने की वजह से इनका जो है बीतते समय इनका जो है मॉडल फेल हो गया। समझ में? इनका मॉडल फेल हो गया। अब आते हैं कौन? अब आते हैं तुम्हारे वो यही प्रोटॉन की खोज करता कौन? अभी जिनका नाम लिया था रदरफोर्ड। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस मॉडल को ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इसे बेटा लिखते रहना। ठीक है, जो थॉमसन मॉडल दिया है। ठीक, अच्छा, इन्होंने क्या है? तरबूज पर इसका जो है खोज करी है। इसी वजह से इसको तरबूज मॉडल नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। किसको? इसी थॉमसन मॉडल को। समझ में? ये प्लम पुडिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है कि बताओ प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। ठीक, तो क्या है? ये तरबूज वाला मॉडल है। क्लियर है? समझ में? तो पहला मॉडल हो गया थॉमसन मॉडल। ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे मॉडल की तरफ। ठीक, जो किसने दिया है? किसने दिया है? रदरफोर्ड साहब ने दिया है। ठीक, अब देखो, अब आओ दूसरे मॉडल। ठीक,
रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, ये सब भैया बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। क्या हो रहा है कि एक स्टडी हुई, फिर बैठे नहीं ये क्या हुआ, उसके बाद फिर खोज के कि साहब इसमें एक्चुअली में एटम होता क्या है, इसके अंदर मैंने प्रोटॉन तो खोज लिया, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, क्या और भी चीजें इसके अंदर कुछ हैं। खोज करते रहे, इसी वजह से देखो प्रोटॉन की खोज करे उसके बाद फिर देखो बता रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब ये रदरफोर्ड जो है अपना मॉडल कैसे लेके आ रहे हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये एक गोल्ड की शीट लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो, उसके हम डायग्राम से समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्या हुआ, इन्होंने पहले एक रेडियम लिया। ठीक है, रेडियम लिया, ठीक, ऐसे ही समझो, इसमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक रेडियम लिया, समझ लो, एक रेडियम लिया। अब रेडियम जो होता है, रेडियम एक क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये जो है अपनी जो है किरणें फेंकेगा। ठीक है, अपनी जो इसकी जो वेव्स हैं ये जाएंगी, तो इस वजह से ये वेव्स इसकी चली ना जाए, तो इसको क्या करेंगे, इसको इन्होंने क्या किया, एक लेड का जो एक कपड़ा था, लेड का एक मतलब मटेरियल बनाया। ठीक है, और लेड के मटेरियल में इसको रख दिया। ठीक है, लेड के मटेरियल में इसको रख दिया। अच्छा, लेड में क्यों रखा, लोहे में क्यों नहीं रखा, या और किसी मेटल में क्यों नहीं रखा। ठीक, लेड में ही क्यों रखा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये बात कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये अगर खुला छोड़ दिए गए तो क्या होता है, ये अपने रेडिएशन देते रहते हैं और अंततः ये लेड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस वजह से ये रेडियम क्या होगा, रेडियम इसके अंदर जब ये डालेंगे तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये लेड की एक प्रॉपर्टी होती है कि एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका जो है रेडिएशन जाने नहीं देगा। क्लियर है। अच्छा, ये क्या है, लेड है, पीबी है। ठीक, और ये क्या है, रेडियम है, ठीक। अब देखो क्या हुआ, अब देखो इनका मॉडल देखो कैसा कर रहे हैं। अब क्या हुआ, यहां से यहां पर क्या रखा, एक जो है, एक वो गोल्ड की जो है शीट रखी। ठीक है, एक गोल्ड की शीट रखी। ठीक, गोल्ड की शीट रखी या फॉइल कह सकते हैं। ठीक है, फॉइल रखी गोल्ड की। ठीक, अब देखो ये कैसी है, गोल्ड की है, मानी मेटल है, तो ये कैसा चार्ज होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब क्या हुआ कि जब ये क्या हुआ, यहां से कुछ किरणें भेजी गई, जब यहां से कुछ किरणें भेजी गई तो क्या हुआ कि जैसे ही किरणें गई तो क्या हुआ, तो जो अब देखो यहां पर खाली है, तो जैसे ही जिसको खाली मिला तो ये किरणें वापस बिल्कुल क्या हुआ, आर पार चली गई। फिर उसके बाद में फिर दूसरी किरण आई और जैसे ही इसमें टकराई। अच्छा, रेडियम क्या है, रेडियम भी पॉजिटिव चार्ज है, ये सॉरी रेडियम नहीं, यहाँ पर कौन सी किरणें गई हैं, अल्फा किरणें भेजी गई। कौन सी किरणें भेजी गई, अल्फा किरणें भेज रहे हैं। अल्फा किरणें कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो जैसे ही अल्फा किरणें गई और पॉजिटिव किरणों में टकराई, तो जैसे गई थी वैसे ही ये वापस आ गई। वैसे क्या हो गई, ये वापस लौट आई। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, टकरा जाता है। ठीक है, टकराने की वजह से क्या होता है, ये वापस आ गई। क्लियर है। उसके बाद अब देखो क्या हुआ, कुछ किरणें ऐसे टकराई और टकरा के ऐसे वापस चली गई, कुछ किरणें ऐसे टकराई और टकरा के वापस आ गई। मतलब तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 तरीके की एक्टिविटी इन्होंने अपने मॉडल की तरफ से दिखाया है। क्या दिखाया है कि साहब जब हमने अल्फा रेस भी भेजा है तो क्या हुआ कि जिसमें जो कुछ किरण क्या हुआ, बिल्कुल आर पार चली गई। आर पार क्यों चली गई, आर पार जाने का जो दर्शाता है वो क्या है कि अगर इसके बीच में कोई स्पेस था, माने कोई चार्ज नहीं था, ना इलेक्ट्रॉन थे, ना प्रोटॉन थे, ना न्यूट्रॉन थे, तो क्या हुआ ये आर पार चली गई थी। लेकिन जैसे ही ये टकराई कहां पर, पॉजिटिव चार्ज में टकराई, तो तुरंत क्या हो गया, तुरंत ही वापस आ गई। लेकिन जो बीटा, ये सब बीटा वाली है, ये क्या है, बीटा वाली है। ठीक है, ये बीटा वाली है। तो जैसे बीटा वाली जो है वो जैसे टकराई तो क्या हो गई, वापस आ गई। वो क्या हो गई, वापस आ गई। तो इन्होंने अपने मॉडल के माध्यम से बताया है क्या
इन्होंने अपने मॉडल के माध्यम से बताया कि साहब जो हमारी किरणें हैं, जब रेडियम रखा गया और रेडियम के द्वारा जब अल्फा रेज जो है जब भेजी गई, तो अल्फा रेज क्या हुआ, कुछ तो पार चली गई, कुछ टकरा के वापस आ गई और कुछ टकरा के डाइवर्ट हो गई। समझ में आया? ये साहब किसका मॉडल था? रदरफोर्ड साहब का ये मॉडल था। ठीक है, इसमें क्या यूज किया गया है? गोल्ड फॉइल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, गोल्ड फॉइल इस्तेमाल किया गया है, रेडियम इस्तेमाल किया गया है, और ये तुम्हारा ये पीबी लेड के उसमें रखा हुआ है। समझ में? तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा रदरफोर्ड साहब का मॉडल है। ठीक है, और रदरफोर्ड ने इसके माध्यम से आपको सारी चीजें बताई। ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे मॉडल की तरफ। ठीक, अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल जो है, चूंकि इसमें एक्सरेज भेजी गई, इसी वजह से इसको एक्सरेज मॉडल बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एक्सरेज मॉडल बोला जाता है। ठीक है, चलो अब देखो तीसरा मॉडल समझते हैं। ठीक है, तीसरा मॉडल जो है ये मॉडल मगर बड़ा इंपॉर्टेंट। तीसरा मॉडल जो है ये दिया है नील, ये दिया है कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, नील बोर्स मॉडल, नील बोर्स मॉडल। ठीक है, नील, इनका नाम है नील बोर मॉडल है, तो नील बोर्स मॉडल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब नील बोर साहब जो है, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, और ये वाला जो मॉडल है बहुत सक्सेस रहा। आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि नील बोर मॉडल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, अच्छा, अब देखो ये जो बोर साहब है, नील साहब है, इन्होंने क्या बताया कि साहब एटम जो होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, ऐसे इस प्रकार से होता है। कैसे? जैसे ये मान लो क्या है, इसका कोर है, ये कोर है मतलब इसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। क्लियर है? और बताया क्या कि इसके अंदर मान लो क्या होता है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार की शेल होती है। इस प्रकार की क्या होती है? सेल होती है। इस प्रकार की सेल होती है। ठीक है, ठीक, इस प्रकार की सेल होती है। ठीक, अब देखो, अब ये सेल बेल कुछ छोड़ो, सेल बेल छोड़ो, अभी हमारी भाषा समझो। ठीक है, आप ऐसे समझो जैसे कि ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका क्या है? घर है। ठीक, और ये क्या है? आपका बिल्कुल कोर घर का, मान लो ये आपका घर है, गोल घर है। ठीक है, ये आपका कोर है, मान लो क्या है? ये मंदिर है, ये आपके घर का मंदिर। और मंदिर के बाहर आपके यहाँ कितने कमरे बने हैं? 4 कमरे बने। ठीक है, पहला कमरा ये, दूसरा कमरा ये, तीसरा कमरा ये वाला, और चौथा कमरा ये वाला। ठीक, और हर एक कमरे की क्या है? एक कैपेसिटी है। ठीक, मान लो कुछ थोड़ा सा 10 बाय 10 का है, मान लो एक जो है 10 बाय 20 का है, एक 20 बाय 30 का है, एक 40 बाय 50 का है, ऐसे करके कमरे हैं। ठीक, तो इन कमरों को क्या किया गया है? इन कमरों को कुछ नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? के नाम दिया गया। पहले कमरे का नाम क्या है? के। दूसरे कमरे का नाम क्या है? एल। तीसरे कमरे का नाम क्या है? एम। ठीक है, और चौथे कमरे का नाम क्या है? एन। समझ में आया? ठीक, पक्का? अब सुनो, अब देखो क्या है, अब देखो कमरे भाई जैसे जिस प्रकार से साइज होगा उसी प्रकार से उसमें लोग आ पाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, भाई छोटा कमरा होगा तो मान लो उसमें 5 लोग आ रहे हैं। ठीक, मतलब 5 लोग रह सकते हैं। बड़ा कमरा होगा मान लो 8 कमरे, और बड़ा कमरा होगा मान लो 15 कमरे, और बड़ा कमरा होगा मान लो 20 कमरे, हॉल टाइप में होगा 20 लोग रह सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से इन्होंने अपना मॉडल पेश किया। इन्होंने बताया कि साहब जो है, जो हमारा एटम है, इसके कोर में तो चलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर सेल्स में होते हैं। जैसे पहली सेल कौन सी? के सेल, दूसरी सेल एल, तीसरी कौन सी होगी? एम होगी, और चौथी कौन सी होगी? एन होगी। ठीक, इन्होंने बताया कि कौन से सेल में कितने लोग रह पाएंगे, मतलब हमारी भाषा में कौन से कमरे में कितने लोग रह पाएंगे। तो वो क्या है? उन्होंने बताया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्या है? इन्होंने बताया कि साहब एक फॉर्मूला समझ लो, और फैमिली फॉर्मूले के माध्यम से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है
2n स्क्वायर, 2n क्या है स्क्वायर, 2n स्क्वायर। समझ में आया? इन्होंने क्या, और n क्या है, n ये है, n इसको कहते हैं n1, इसको कहते हैं n2, ठीक है, इसको कहते हैं n3, इसको कहते हैं n4। ठीक, मतलब n माने मान लो रूम, ठीक, रूम, पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम और चौथा रूम। ठीक, ऐसे समझ लो। ठीक, चौथे रूम। तो अब इन्होंने बताया कि साहब कौन से रूम में कितने लोग आ पाएंगे, इस फॉर्मूले में आप रख दो, है ना, और उसके बाद में आप जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, आपने बोला कि साहब बताओ कि तीसरे रूम में कितने लोग आ पाएंगे, तीसरे रूम में कितने लोग पर आ पाएंगे, तो तीसरा रूम कौन सा, ये वाला है। ठीक, तो सिंपल से आप निकाल लो। देखो 2n की वैल्यू कौन सा रूम है, तीसरा है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, कितना 2 और ये 3 जा 9 इंटू ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 18 लोग जो है तीसरे वाले कमरे पर आ पाएंगे। पूछा कि बताओ चौथे वाले रूम में कितने आ पाएंगे, तो चौथे वाले में क्या है 2n की पावर ये 2, उसके बाद लगा दो 2 और ये क्या हो गया 4, उसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया 16, 16 दूनी 32, तो क्या हो जाएगा 32 लोग रह पाएंगे। मतलब चौथे रूम में कितने लोग रह सकते हैं, 32। मैक्सिमम है ये, मिनिमम तो कुछ भी, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इसमें 32 लोग रह पाएंगे। दूसरे वाले रूम में क्या है, दूसरे वाले रूम में अगर देखा जाए, दूसरे वाले तो 2 और 2 का ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8, ठीक, 8 हो पाएगा। ठीक, और पहले वाले रूम की अगर बात करें तो 2 1, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 इंटू 2 2। ठीक, तो मतलब क्या है, ये देखो पहले रूम में इतने, ठीक है, n1 में कितना है, 2 लोग रख सकते हैं, n2 में क्या है, n2 में 8 लोग रह सकते हैं, और n3 में क्या है 18 लोग रह सकते हैं, और n4 में कितने रह सकते हैं, 32 लोग रह सकते हैं। अब यही क्या है, ये जो मैंने तुमको फॉर्मूले से बड़े आराम से समझा दिया है, वही चीज आदमी लोग क्या समझाते हैं कि साहब कैसे कैसे रख सकते हैं, 2 8 18 32, 2 8 18 32 रह सकते हैं, ऐसे ही तो बताते हैं। ये क्या रह सकते हैं, अब हम एटम की बात करें तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि पहली जो सेल होगी n वाली सेल, k वाली सेल होगी, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। माने क्या, मान लो एक यहाँ पर एक यहाँ पर। जैसे दूसरी वाली है, माने कौन सी वाली, L वाली, इसमें कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। माने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ऐसे। तीसरी वाली में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक। इसी प्रकार से चौथी वाली में कितने हो जाएंगे, 32। समझ में आया? तो ये बोहर साहब का मॉडल है, क्या कि बोहर साहब ने बताया कि साहब हमारा जो मॉडल है कुछ इस प्रकार से है कि बीच में कोर है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी सेल्स में रहते हैं, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल में रहते हैं। ठीक है, कैसे कैसे रहेंगे एक फॉर्मूले के आधार पर निकाल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ये चीज समझ में आई, ठीक। अब देखो इसके अलावा क्या है, अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं, बहुत क्वेश्चन इसमें बनते हैं। क्या, सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि बताओ तीसरी सेल में कितने लोग रह सकते हैं, तो तीसरी सेल में कितने रह सकते हैं, 18। कैसे निकालोगे, ऐसे, ठीक। अगर दूसरी सेल में कितने रह सकते हैं, तो 8 रह सकते हैं। तीसरी सेल में कितने रह सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। मान लो 2 8 18 और 32 वाला तो याद ही रख लो, ठीक। अगर नहीं मान लो याद आया तो इससे कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बताओ कि यहाँ पर जो है L की मात्रा क्या है, ठीक है। L की मात्रा क्या है, तो L की मात्रा क्या है, N माने 3, N 3 है। L की मात्रा क्या है, N 3 है, ठीक। इसी प्रकार से क्या है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं कि बताओ कि जैसे मान लो L में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। L में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बताओ पूरे एटम है उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने बताया कितनी सेल होती हैं, K L M और N, ठीक है, ऐसे बताएं।
K में कितनी होती, 2 होती है। L में कितनी होती है, L में कितनी होंगी, 8 हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें कितनी है, इसमें 5 हैं सिर्फ, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 7। नहीं समझ में आया, पक्का क्लियर है। फिर और दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो बोला कि L नहीं, यहाँ पर क्या है, N है। N में बताओ, N में 5 अगर इलेक्ट्रॉन है तो बताओ कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। तो K L M N, ठीक। तो K में कितनी होंगी, 2, L में कितनी होंगी, 8, M में कितनी होंगी, 18 और N में कितनी है, 5, ठीक है। N में कितनी है, 5। तो सबको जोड़ लो, कितना हुआ, 10, ये कितना हुआ तुम्हारा 28, 28 और 5, 28 5, समझ में, ठीक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। क्लियर है, पक्का समझ में। कुछ इसी प्रकार से जो है बार बार क्वेश्चन तुमको पूछे जाएगा और बार बार आप जो है इस चीज का क्वेश्चन आप कैसे भी घुमा के ऐसे कैसे भी आप पूछ ले तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर सबको समझ में आई है तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सब लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।